अब देखो इंटरवल क्या होता है। रियल नंबर होता है जैसे इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या है। जैसे नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन में शुरुआत में माइनस इन्फिनिटी है, लास्ट में क्या होता है प्लस इन्फिनिटी। तो इसको आर बराबर होता है, ऐसे लिख लेते हैं छोटा कोष्ठक के अंदर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो इसको कहेंगे ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल, इस इंटरवल आर को इतना कहते हैं। अब इस इंटरवल का कोई सबसेट ले लिया जाए, दो हिस्सा ले लिया जाए। मान लो ये इंटरवल में कहीं पे जीरो रहा होगा, जीरो रहा होगा, यहाँ पे क्या होगा 1, और ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3। अब यदि कहा जाए कि 1 और 2, 1 और 3 लिख दिए ऐसे लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर, तो लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर 1 3 लिख दिए, इसको पढ़ेंगे क्लोज इंटरवल 1 3। इसकी मीनिंग ये होती है कि 1 से 3 तक की बीच की सभी रियल नंबर, 1 से 3 तक की सभी रियल नंबर का कलेक्शन क्या कहलाएगा क्लोज इंटरवल 1 3। उसमें 1 और 3 भी शामिल रहेगा और 1 और 3 के बीच की सभी रियल नंबर भी शामिल रहेंगी। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं एस सच दैट, इसको सेट बोल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे एस सच दैट एस बिलोंग इन आर, एस रियल नंबर हो और एस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो, कामा -1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल 3, यानी एस की वैल्यू -1 से स्टार्ट होकर के 3 तक हो, उसमें 1 भी शामिल हो 3 भी शामिल हो और 1 और 3 के बीच के सभी रियल नंबर भी शामिल हो, जिस सेट में उस सेट का नाम है क्लोज इंटरवल 1 3। ठीक है, ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट 1 3 लिख दिए। इसको कैसे लिखेंगे एस सच दैट एस बिलोंग इन रियल नंबर और 1 इज लेस देन एस इज लेस देन 3। 1 और 3 के बीच के रियल नंबर तो शामिल हो लेकिन 1 और 3 शामिल ना हो तो ओपन इंटरवल कहेंगे, और 1 और 3 भी शामिल हो गया तो क्लोज इंटरवल कहेंगे। ठीक है, 1 3 शामिल हो गया तो क्लोज इंटरवल, और 1 3 शामिल नहीं है, 1 और 3 के बीच के रियल नंबर शामिल हैं तो इसको क्या बोलेंगे ओपन इंटरवल। ठीक है, अब यहाँ पे कहा जाता है एक सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड किसे कहेंगे, जैसे इधर इसको हम बोल सकते हैं 1 और 3, इधर से क्या हो सेमी क्लोज्ड, आधा क्लोज्ड है आधा खुला ओपन है ना। इसका मतलब क्या हुआ एस सच दैट एस बिलोंग इन आर और 1 शामिल हो, एस इज लेस देन 3 शामिल ना हो। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन, ये 1 और 3 ऐसे सेमी ओपन, तो एस सच दैट एस बिलोंग इन आर और 1 इज लेस देन एस इज लेस देन आर इक्वल 3 जी। तो ये तो एग्जाम्पल लेके दिखा दिए। अब यहाँ पे इंटरवल के रूप में ऐसे लिखते हैं ए, तो ये इस प्रकार से लिखोगे कैसे, इसकी डेफिनेशन के रूप में यदि लिखना चाहोगे तो लिखो ओपन इंटरवल। सेंस तो समझा दिए, इसको लिखोगे कैसे डेफिनेशन को, ओपन इंटरवल द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर्स x such that a is less than x is less than b is called open interval, is called open interval. It is denoted by, it is denoted by, कैसे डिनोट करते हैं छोटा कोष्टक से ए बी लिख देंगे ऐसे कामा लगा के, एक्स सच दैट ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। ठीक है, आर इसी को क्या लिख सकते हैं ऐसे भी लिखते हैं ओपन इंटरवल को, ए और बी इस प्रकार का ओपन इंटरवल। हाँ, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल, इंटरवल द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर नंबर्स एक्स सच दैट
ए इज लेस देन आर इक्वल एक्स इज लेस देन आर इक्वल बी इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल क्लोज इंटरवल। Closed interval, it is denoted by लॉन्ग ब्रैकेट ए बी, लॉन्ग ब्रैकेट में लिख देते हैं ए बी कामा लगा के, एस सच दैट एक्स बिलोंग इन आर कामा ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन बी। सेमी ओपन इंटरवल, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, तीसरा है सेमी ओपन इंटरवल, इसी को बोल सकते हैं ओपन क्लोज इंटरवल, आर ओपन क्लोज्ड इंटरवल। The set of real number, the set of real number कैसे, x such that a is less than x is less than or equal b is called semi open interval। It is denoted by ऐसे लिखेंगे ए इधर क्लोज्ड एक्स सच दैट एस बिलोंग इन आर ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन आर इक्वल बी। ठीक है, फिर क्या आता है चौथा, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, सेमी क्लोज्ड इंटरवल या इसी को बोल सकते हैं क्लोज्ड ओपन इंटरवल। आर पहले क्लोज्ड रहेगा, पहले इसमें ओपन था फिर क्लोज, इसमें क्लोज पहले रहेगा ओपन बाद में, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। ठीक है, द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर x such that a is less than or equal x is less than b is called semi closed interval, is called semi closed interval। It is denoted by कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख देंगे क्लोज्ड ए आई ओपन एक्स सच दैट एस बिलोंग इन आर ए इज लेस देन एक्स आर इक्वल एक्स इज लेस देन बी। ठीक है ना, ये है।
लिख ले। अब क्वेश्चन देखो इसमें कौन सा दिया है इस पर आधारित। वन 1.3 क्वेश्चन बता रहे थे ना, हैं? तो 1.3 इसमें लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 था, बताना है। राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। देखो इसे शुरू में जो पेपर बनाते हैं स्कूल वाले सर, तो वो ऐसे उटपटांग कुछ बना देते हैं ताकि लड़कों से बने न, तो डर के हमारे यहाँ ट्यूशन आने लगे। तो उन टेस्ट से प्रभावित ना होना, वो सब ट्यूशन को खींचने के लिए ऐसा करेंगे। कितना भी पढ़ के जाओगे तो ऐसे उटपटांग क्वेश्चन कुछ देंगे, ठीक है, ताकि आपको लगे कि हाँ फेल हो जाएंगे मैथ में, तो आप डर बस उनके यहाँ ट्यूशन चले जाओ। संजय सर ऐसा करते हैं, संजय सर पढ़ाते हैं ना, तो आप पहले एक आध 2 संडे ऐसे करते हैं। वो एक आध संडे का मतलब मैं पहले वाले टेस्ट में डर पैदा करने के लिए, तो उससे आप प्रभावित न होना, तैयारी भर अच्छे से करते रहो। ऐसा करते हैं। यहाँ एक्सीलेंस के स्कूल भी, निगम सर लोग भी ऐसे करते हैं। निगम सर ट्यूशन जो पढ़ाते हैं, अरुण मिश्रा लोग ऐसे करते हैं। तो 11वीं वालों को ऐसे डराने के लिए ऐसे बोलेंगे, जिनके पास बायो फिजिक्स रहता, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो कहते हैं प्रैक्टिकल में कम नंबर देंगे। तो ऐसे बोलते रहते हैं ट्यूशन में खींचने के लिए। तो उससे अब इसीलिए बता रहे हैं कि ताकि उनसे आप प्रभावित ना हो जाना, कहने का मतलब ये। वो शुरू में करेंगे, अभी पहले का 2 टेस्ट में कुछ ऐसे उत्पन्न हो सकता है कि ना देते हों, आप चाहे सुधर गए हो। पहले जब पहले साल हुई थी, फिर उसके साल जो है यहाँ अंकित लोग पढ़ते थे मेरे यहाँ, फिर एक सिस्टा गुप्ता पढ़ती थी, वो तो CA हो गई बंगलौर में, ठीक है। सिस्टा गुप्ता पहली बैच में थी जब ब्राह्मी स्कूल आपके गणेश स्कूल हुई है। श्रेष्ठा गुप्ता, बत्सला शुक्ला, सशेष तिवारी, ये सब पहले बैच में थे जब हायर सेकेंडरी स्कूल पहले साल ब्राह्मी गणेश स्कूल थी, ठीक है। तो दूसरे तीसरे साल ये इधर के इस साइड में जिनका एकता पहले से, तो अंकित लोग, ये सब लोग मेरे यहाँ पढ़ते थे, वो गणेश वाले थे। तो पहले ऐसे करते थे, अब पता नहीं, हो सकता हम चाहे नहीं करते हूँ अब, तो वो लोग बताते थे, ठीक है। तो फर्स्ट, तो यहाँ पे A है और ये AB, और यहाँ पे 1 2 3 वैसे स्कूल वालों से पढ़ने की जरूरत है। स्कूल वाले तो इसको घर स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उनकी लैंग्वेज तो पहले से जानते हो आप, स्कूल में तो वैसे भी पढ़ाएंगे। अलग जानने के लिए अलग स्थान में तो पढ़ना ही जरूरी रहता। अब देखो A के कितने सबसेट, एक एलिमेंट है ना, तो कितने सबसेट बनेंगे, 2 की पावर 1। कौन कौन? A और फाई, इसके AB और फाई, इसको 8 बनेंगे, है ना, और इसका फाइन भर रहेगा, फाई के सबसेट तो फाइन बनेगा, तो बन जाएगा, है ना। ये करवा दिए थे 5 नंबर, अभी इंटर बस संबंधित है, ठीक है। हाउ मैनी एलिमेंट हैज P ऑफ A। अब पावर सेट आप नहीं बताए थे आपको, पावर सेट जैसे ये बताया कि कोई सेट A है, तो A के एलिमेंट है AB, मान लो 1 2 3, 1 2 3, तो ऑल सबसेट ऑफ सेट A। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसके सभी सबसेट क्या होंगे, एक तो होगा 1, एक क्या होगा 2, एक क्या होगा 3, एक क्या होगा 1 2 2 3 1 3
फिर 1 2 3, ठीक है, फिर 5। तो यहाँ क्या करते हैं, इसका एक सेट और बना दो, इसको कहेंगे सेट ए का पावर सेट। ऐसे जिस सेट में किसी सेट के सभी सबसेट कंटेन हो उस सेट को क्या कहते हैं, उस सेट का पावर सेट डिफाइंड कर देते हैं। लिखो लोग पावर सेट की डेफिनेशन। जिस सेट में किसी सेट के ऑल सबसेट कंटेन हो उसको क्या बोलेंगे, उस सेट का पावर सेट। लिखो द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट। जैसे पेपर भी हम बनाए थे आपको आप टेस्ट देने भी आओगे। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ऑल ऑफ ए सेट ए is called power set of set A, is called power set of set A. It is denoted by P of A. That is, for example A इज इक्वल टू, मान लो ए और बी एलिमेंट हैं, तो इसके ऑल सबसेट ऑफ ए, तो क्या होगा ए बी, क्या होगा ए बी, और ये क्या होगा 5। देन पावर सेट ऑफ सेट ए, देन पावर सेट ऑफ सेट ए। नाइन्थ क्लास के बच्चे जब आते हैं 8वीं तक पढ़ के, तो उनको बहुत समझाना पड़ता है, क्योंकि उनका माहौल चेंज होता है ना। 9 से 10 8वीं तक दूसरा माहौल रहता है, मिडिल क्लास, फिर हाई स्कूल में आए, फिर हाई से हायर सेकेंडरी में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ बताना पड़ता है। तो हायर सेकेंडरी से फिर कॉलेज में पहुँचे तब फिर अलग रूल हो जाता है। तो ये सब आगे जो आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा तो वो पहले से बताए रहते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अचानक कोई आ जाएगी समस्या तो दिक्कत ना हो जाएगी। तो ये पावर सेट के बारे में बता दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है इसी पर आधारित, बता रहा था पावर सेट पर। हाउ मैनी एलिमेंट हैज, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ सेट ए इफ ए क्या है, सिर्फ 5 है, तो सेट ए क्या है, 5 है, तो 5 कितने सबसेट होंगे, केवल एक है। ठीक है, तो ऑल सबसेट ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन पावर सेट ऑफ 5, देन पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, P5 और P5 के मेंबर क्या होगा, सिर्फ फाइन भर ऐसे। ठीक है, और वो 5 को ए मान लिया है। ठीक है, एम्प्टी सेट को क्या मान लिया है, नल सेट को क्या माना है, ए, तो P आप ए लिख सकते हो, चाहे 5 लिखे रहो, एक ही बात है ऐसे। तो क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज इक्वल टू 1, एक ही एलिमेंट ना है। क्लियरली नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी ए इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट।
राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। 6 नंबर, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, एज इंटरवल्स। नंबर फर्स्ट, ये लिखा है x सच दैट x बिलोंग इन रियल नंबर, कामा -4 इज लेस देन s इज लेस देन r इक्वल 6। तो इसको इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखोगे? 4 शामिल नहीं है x में, है ना, तो ओपन हुआ -4, और ये 6 शामिल है तो क्लोज हुआ। इसको क्या बोलेंगे? सेमी ओपन इंटरवल, ठीक है ना। तो कहता है कि ये क्या है, इस रूप में दिया है डेफिनेशन के रूप में, तो इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखो, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है तो किस में लिखना है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म यहाँ इंटरवल फॉर्म को कहेंगे, इंटरवल फॉर्म को क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म, ठीक है। दूसरा नंबर क्या दिया? दूसरा नंबर में ये दिया है x सच दैट x बिलोंग इन r, x सच दैट x बिलोंग इन r -12 इज लेस देन x इज लेस देन -10। इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखोगे? यहाँ इक्वल साइन यहाँ भी नहीं लगा है, यहाँ भी नहीं लगा है, तो क्या होगा? ओपन इंटरवल के क्लोज्ड, ओपन, तो -12 कामा -10 ऐसे। तीसरा क्या है? x सच दैट x बिलोंग इन r, x बिलोंग इन r 0 इज लेस देन r इक्वल x इज लेस देन 7। तो कैसे लिखेंगे इसको? सेमी क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ 0 शामिल है ना तो क्लोज्ड है, और कामा ये 7 ये ओपन, ठीक है। अब फोर्थ क्या है? x सच दैट x बिलोंग इन r, x बिलोंग इन r, और ये क्या है? 3 इज लेस देन x इज लेस देन r इक्वल 4। कौन सा इंटरवल? क्लोज्ड इंटरवल, 3 कामा 4, ठीक है, ये क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, राइट। अब ये लिखा है तो ये लिखना है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला क्या दिया है? ओपन इंटरवल -3 0। तो कैसे लिखोगे इसको? s सच दैट s बिलोंग इन r -3 इज लेस देन s इज लेस देन 0, ठीक है। दूसरा क्या है? 6 12 क्लोज इंटरवल, 6 और 12। तो इसको क्या लिखोगे? x सच दैट x बिलोंग इन r 6 इज लेस देन r इक्वल s इज लेस देन r इक्वल 12 ऐसे। थर्ड क्या है? सेमी क्लोज्ड यानी सेमी ओपन, ये 6 लिखोगे तो, और ये क्या है? सेमी ओपन है, ये 6 या 12 क्लोज इधर है ना, शुरुआत तो ओपन से हुई ना, तो ओपन इधर भी होता तो पूरा ओपन इंटरवल होता, लेकिन इधर से ओपन है, आगे ओपन नहीं है, तो इसका मतलब आधा ओपन है, तो आधा ओपन को क्या बोलेंगे? सेमी ओपन, ठीक है। ये भी बोल, ये आसान है, बल्कि ओपन क्लोज इंटरवल, एक साइड में ओपन एक साइड में क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल,
तो क्या लिखेंगे, x सच दैट s बिलोंग इन R और 6 इज लेस देन s इज लेस देन R इक्वल 12, ऐसे, ठीक है ना। और फोर्थ -2.3 क्लोज्ड -2.3 अकामा 5, ऐसे, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड ओपन, x सच दैट s बिलोंग इन R, और क्या लिख दोगे, -2.3 इज लेस देन R इक्वल s इज लेस देन 5, ऐसे। ठीक है, अब देखो एक चीज आपको बताया था कल, प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट, क्या बताया था, तो प्रॉपर सबसेट ऑफ सबसेट में अंतर क्या है, एमपी सबसेट ऑफ एमपी यदि कहेंगे तो यहाँ सबसेट है, और एमपी सबसेट ऑफ इंडिया कहेंगे तो ये प्रॉपर सबसेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरे वाले सेट में पहले वाले सेट से कम एक एलिमेंट अधिक हो, प्रॉपर कहलाएगा। एक और एलिमेंट बराबर भी होने का चांस हो तो वहाँ सबसेट, ठीक है, बराबर भी होने का चांस हो तो क्या बोलेंगे, सबसेट। और ये कन्फर्म पता होगा पहले सेट में कम एलिमेंट है ही दूसरे से, ठीक है, पहले दूसरे में कम से कम एक अधिक एलिमेंट हैं, एक तो पूरे एलिमेंट कंटेने हैं बी में, लेकिन कम से कम इसके अलावा भी एक एलिमेंट यदि है तो ये वाला सेट, पहला वाला सेट कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। अब जैसे यूनिवर्सल सेट पर आधारित एक क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट को आप समझने के लिए ऐसा कह सकते हो कि एक ऐसा सेट बताओ जिस सेट के सभी, एक ऐसा सेट बताओ जो सेट सभी सेट का सुपर सेट हो, अर्थात सुपर सेट प्रॉपर सबसेट। सुपर सेट किसे कहते हैं, जैसे मान लो a इज इक्वल टू है आपके पास 1 2, और ये क्या है b इज इक्वल टू क्या है 1 2 3, 1 2 3, तो यहाँ a प्रॉपर सबसेट कहलाएगा b का, और b कहलाएगा a का सुपर सेट। b क्या कहलाएगा, a का सुपर सेट, ठीक है। a प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ये सुपर सेट कहलाएगा, सुपर सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एमपी का सुपर सेट इंडिया है कि नहीं है, एमपी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया और इंडिया इज सुपर सेट ऑफ एमपी, ठीक है। यूपी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया और इंडिया इज सुपर सेट ऑफ यूपी। बिहार इज प्रॉपर सबसेट ऑफ इंडिया और इंडिया इज सुपर सेट ऑफ, ठीक है। तो मान लो 5-6 सेट दिए गए हैं और सभी सेट का सुपर सेट कोई हो, जैसे मान लो सपोज करते हैं u बराबर हम लिख दिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये, और एक सेट मान लिए a जिसके मेंबर हैं 0 1, मान लो b जिसके मेंबर हैं 1 3 5 7, एक c ले लिए जिसके मेंबर हैं 2 4 6 8, ऐसे। तो यहाँ देखते हैं कि a का भी सुपर सेट u है कि नहीं, a इज प्रॉपर सबसेट ऑफ u, b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ u, c इज प्रॉपर सबसेट ऑफ u। तो u क्या है, a का भी सुपर सेट है, b का भी सुपर सेट है, c का भी सुपर सेट है। तो जो जितने सेट डिफाइंड हैं उन सभी सेट का जो सुपर सेट हो उसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट कहते हैं जो दिए गए सेट के सभी सेट का सुपर सेट हो, सभी सेट का सुपर सेट, जितने कंसीडर किए हो जितने सेट उन सभी कंसीडर सेट का सुपर सेट क्या हो, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, जिस यूनिवर्सल सेट में सभी के मेंबर हों, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में सभी सेट के मेंबर कंटेन हों, ठीक है। अर्थात जिस वह सुपर यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जिसके जो दिए गए सेट हैं वे सब प्रॉपर सबसेट हों, क्या हो, प्रॉपर सबसेट हों, और वे जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहने वाले हैं वे सुपर सेट हो दिए गए सभी सेट का।
कंसीडर किए गए सभी सेट का क्या हो गए, सुपर सेट हो, तो वे क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। जैसे कि इंडिया हो गई, हाँ, इंडिया सुपर सेट है सभी स्टेट का, तो इंडिया यूनिवर्सल सेट हो गया सभी सेट का, ठीक है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट को डिफाइंड कैसे करोगे, इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देते हैं, कि क्वेश्चन में आते हैं। यूनिवर्सल सेट लिखो डेफिनेशन, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट if there are some sets, if there are some sets, ठीक है, अंडर consideration, then there happen happens अरे इसको लिखें, लिखवाएं कैसे है, इसमें इसकी लैंग्वेज है समझ में नहीं आती ढंग कैसे लिखा है, जिस लैंग्वेज से हम चलो लिखो डिफना दे पर लिए क्या लिखे, देयर टू बी ए सेट, टू बी ए सेट विच इज सुपर सेट ऑफ, दिखता नहीं इतना छोटा छोटा इसमें लिखा है, इज ए सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट। लिख लिए, सच ए सेट इज कॉल्ड, सच ए सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट and it is denoted by capital U, and is denoted by capital U। for example, अब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, अभी समझा तो ही चुके हैं, फिर यहाँ लिखते हैं, लिख लो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल U इज इक्वल टू क्या लिख लोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। हियर वी सी दैट, यहाँ कंसीडर सेट्स, A इज इक्वल टू 0 1, B इज इक्वल टू 1 2 3 5 7, C इज इक्वल टू 2 4 6 8। हियर वी सी दैट, here we see that A is proper subset of U, B is proper subset of U, C is proper subset of U। तो A is proper subset of U, तो इसको दूसरे वर्ड में क्या पढ़ सकते हैं, U is superset of A, U is superset of B, U is superset of C। तो जब जो सेट सभी विचाराधीन सेट के सुपर सेट होता है वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, सो हियर U इज यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। कंसीडर किए गए जितने सेट हैं सभी सेट का U क्या हो, सुपर सेट हो, तो U को यूनिवर्सल सेट कहेंगे। ये तो डेफिनेशन में भी लिखवाए हैं कि जो सेट कंसीडर किए गए सभी सेट का क्या हो, सुपर सेट हो, तो वही क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो जितने सेट दिए गए हैं उन सभी सेट के जिसमें एलिमेंट कंटेन हो, जैसे U में A के भी एलिमेंट कंटेन है, B के भी कंटेन है, C के भी कंटेन है, तो दिए गए सभी सेट के एलिमेंट जिस सेट में कंटेन होते हैं उसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं, एक सेट लेते हैं जिसमें
इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, एक सेट लेते हैं जिसमें राइट ट्रायंगल हैं, तो उनका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? वह सेट होगा जिसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल हैं। ठीक है, एक सेट में क्या है? राइट ट्रायंगल हैं। एक सेट बनाए जिसमें सब राइट ट्रायंगल कंटेन हैं। एक सेट बनाए जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। क्या है? आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो एक ऐसा सेट बनाए जिसमें इक्विलेटरल भी हो, आइसोसेलेस भी हो और राइट ट्रायंगल भी हो, यानी सभी प्रकार के ट्रायंगल कंटेन हो, तो वे क्या कहलाएगा? सुपर सेट। क्या कहलाएगा? सुपर सेट। गिवन सेट का तो सुपर सेट को क्या कहेंगे? क्या? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन यही है कि दो सेट डिफाइंड है। एक सेट में क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और एक सेट में राइट ट्रायंगल है। तो इन दोनों सेट का सुपर सेट क्या होगा? तो वह सेट होगा जिसमें सभी प्रकार के ट्रायंगल कंटेन हो। ठीक है, जैसे ये कोई ज़रूरी है कि इसके अलावा भी तो इसमें एलिमेंट कुछ होंगे कि नहीं? इनका सबको एलिमेंट मिला देंगे, इसके अलावा भी कुछ एलिमेंट ऐसा, जैसे 8 किसी में आया है नहीं, 9 किसी में नहीं आया है, तब भी इसमें यू में एलिमेंट है, 9 की नहीं है ना 9। तो वही हम ये बोले कि जैसे मान लो एक सेट है जिसमें क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड इक्वल होती है। एक सेट ऐसा जिसकी राइट ट्रायंगल होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो हम यूनिवर्सल सेट दोनों सेट का क्या होगा? एक ऐसा सेट होगा जिसमें इक्विलेटरल भी हो, आइसोसेलेस भी हो, राइट ट्रायंगल भी हो। इक्विलेटरल क्यों मिलाएंगे? तो 9 क्यों मिला है इसमें? फिर 9 तो किसी सेट में है नहीं कि नहीं है? नहीं है, फिर भी 9 यू में मिला है कि नहीं? क्योंकि यू सुपर सेट होना चाहिए ना ए का। ठीक है, बी का सुपर सेट होना चाहिए, सी का सुपर सेट होना चाहिए। ठीक है, तो एक ऐसा सेट है जिस सेट में सभी प्रकार के ट्रायंगल कंटेन हो, वो गिवन दोनों सेट का क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट है। तो आगे वाला क्वेश्चन लिखते हैं। अब दो सेट का यूनिवर्सल सेट लिखना था। लिखो व्हाट यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू proposed for each of the following, each of the following। तो नंबर फर्स्ट क्या है? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा क्या है? द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक सेट क्या है जिसमें राइट ट्रायंगल कंटेन है, एक सेट ऐसा है जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल कंटेन है। इन दोनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? ये लिखना है। तो क्या लिखोगे? सॉल्यूशन, the set of all possible triangle is to triangle is the universal set, is the universal set for each of the given set for each of the given set। ठीक है, सभी सेट का यूनिवर्सल सेट ये है। हो गई लैंग्वेज वाली यही एक्सरसाइज है, एक दो ठो, फिर बाकी तो सब
मैथमेटिकल है चीज़ें हैं। फिर प्रोबेबिलिटी भर आएगी लास्ट में, हो गया। अब कोई नया स्टूडेंट आ जाता है इन चैप्टर को पढ़ाते हैं तो लैंग्वेज वाला कम समझ में आता है। अब जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा x² - 5s + 6 = 0, ये ज़्यादा आसान है कि ये सब लिखना आसान है एक स्टूडेंट के लिए, ये वाला। अब कोई नया स्टूडेंट पढ़ने आ गया, मान लो यही पढ़ाएंगे तो उसके समझे में ना आएगा, तो सोचे कैसे पढ़ाते ना हैं। इसीलिए जब कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसको समझाने के लिए कहाँ शुरुआत करते हैं, 3rd चैप्टर से बताते हैं। लैंग्वेज वाले बाद में समझ में आ ही जाएंगे, पर पहले दिन उसकी इच्छा भी क्या बन जाएगी मेरे प्रति, कहीं ऐसे पढ़ाते ना, वो ऐसे चैप्टर है ना डिस्कशन वाला। अब डिस्कशन वाला जैसे 10th क्लास को किसी ट्रायंगल को ट्रायंगल वाला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, और कोई नया लड़का आया वो उस ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल को बता रहे हैं, ये बीपीटी बता रहे हैं। अब किस तरह भी समझाएंगे तब भी लोग उसके समझ में नहीं आएगा। अब कोई स्टूडेंट पढ़ा रहा है, कोई सर जी पढ़ा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाने वाले चाहे भले नए हों, और ट्रायंगल पढ़ाने वाले चाहे 20, 25, 30 साल से पढ़ाने वाले हों, चाहे आर.डी. शर्मा पढ़ा रहा हो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे स्टूडेंट, क्या सोचेगा कि ऐसे पढ़ाते नहीं, सिमिलर ट्रायंगल पढ़ाने वाले बेकार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले अच्छे हैं। अब उसकी इच्छा भी बन गई, उसी से डिसीजन भी ले लिया पढ़ने वढ़ने का, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब कोई नया स्टूडेंट आता है तो उसकी गलत मैसेज न चला जाए उसके। जैसे एक लड़का पता है ना कि 9th क्लास में एक बार आया था और वैसे कुछ पढ़ा रहे थे हम, और उसको बैठा लिए, वो पता चला कि दूसरे दिन से आया ही नहीं, फिर BSc फाइनल में आया था वो उधा गुप्ता, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था भाई। तब उसको समझ में आया कि हम कितना मिस किए थे, पीछे नहीं आए थे। तो ये है ऐसे चैप्टर, अब लिख ले इसको ना। अब आगे क्या है, एक ठो सेट दिया गया है, तो इनके लिए आपको ये बताना है कि दिए गए सेट में कौन यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता है गिवन सेट के लिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन आपको सेट दिए गए हैं, गिवन सेट से, गिवन सेट A = क्या दिया है 1 3 5 1 3 5, B = 2 4 6, B = 2 4 6, C = 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। Which of the following, which of the following universal set, universal set for given sets, इनमें से कौन गिवन सेट के लिए यूनिवर्सल सेट होगा। नंबर फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 5 6। दूसरा क्या है 5। तीसरा क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10। और फिर 4 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, चौथा वाला क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें 0 नहीं है। हाँ, तो चौथा C में 0 है, तो C के पूरे एलिमेंट कंटेन नहीं है चौथे वाले में, इसलिए ऐसा सेट यूनिवर्सल सेट कहलाएगा जिस सेट में इन तीनों सेट के एलिमेंट कंटेन हो, तीनों सेट के एलिमेंट कंटेन हो, इष्टा भले हों, ठीक है। तो यहाँ देखो A के पूरे एलिमेंट कंटेन है क्या इसमें 1 3 5, ठीक है। इसमें 2 4 6, तो 2 4 6, फिर क्या है 0 2 4 6 8, तो 0 2 4 6 8,
तो ये सेट क्या होगा, गिवन 3 सेट के लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। आंसर थर्ड होगा। ठीक है, अब आता है यूनियन और इंटरसेक्शन 1.4। ठीक है, तो 1.4 में थे यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन, अब देखो यूनियन का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर यूनियन लिखते हैं। ए के एलिमेंट मान लो 1 2 3 है और बी के एलिमेंट क्या है 2 4 6 8 है। ठीक है, तो ए यूनियन बी वह सेट होता है जिसमें ए के भी एलिमेंट हों और बी के भी एलिमेंट हों। ठीक है, तो पहले ए के एलिमेंट लिख लो 1 2 3 लिख लो। अब बी के वे एलिमेंट को लिखना है जो अभी लिखे ना हो। तो यहाँ पे 2 तो लिख चुके हो। अगर बी वाले एलिमेंट ए में तो उसको लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। हाँ, अब देखो 2 को लिख चुके हैं तो नहीं लिखना है, 4 को लिख देते हैं, 6 को नहीं लिखे हैं तो लिख देते हैं, 8 को लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सेट ऐसा सेट है जिस सेट में ए के भी एलिमेंट हैं और बी के एलिमेंट हैं। तो जो वह सेट गिवन सेट का यूनियन सेट कहलाएगा जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट कंटेन। ठीक है, इस सेट में ए के भी एलिमेंट हैं, बी के भी एलिमेंट हैं। पहले सेट के एलिमेंट लिख दो, बाकी एलिमेंट बी के वाले लिख दो जो ए में नहीं है, तो ए यूनियन बी आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, वह एलिमेंट का कलेक्शन जो ए और बी दोनों में कंटेन है। तो ए में भी हो और बी में भी हो, तो कौन एलिमेंट है, 2 लिख दिए बस। यही पर ए और बी का इंटरसेक्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको डेफिनेशन लिखवा देते हैं, फिर इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाते हैं। तो क्या लिखें, यूनियन UNION यूनियन ऑफ टू सेट। इसकी डेफिनेशन देखो, यूनियन ऑफ टू सेट की, द यूनियन ऑफ द टू सेट, द यूनियन ऑफ टू सेट A and B denoted by क्या लिखते हैं, A a union B। ठीक है, is the set of those element which are either in A or in B। वह सेट है जिसमें ए के एलिमेंट है अथवा बी के एलिमेंट। इट इज डिनोटेड, दैट इज लिख लो। ए यूनियन बी को मैथमेटिकल रूप में ऐसे डिफाइन करते हैं सेट बुल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग इन ए आर एक्स बिलोंग इन बी। यहाँ आर लगाते हैं, एक्स सच दैट एक्स या तो ए का एलिमेंट हो अथवा एक्स बी का एलिमेंट। ये यूनियन की, यदि ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट एक्स है, ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट एक्स है, तो वह एक्स या तो ए का एलिमेंट है अथवा बी का एलिमेंट। ठीक है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए ए यूनियन बी में जो ए अथवा बी में से कोई ना हो। ठीक है, जैसे मान लो ए की एलिमेंट है 2 4, ठीक है, क्या है 2 4, और बी में एलिमेंट क्या है 6 8। ठीक है, तो यहाँ ए यूनियन बी में कौन कौन एलिमेंट होंगे, 2 4 6 8। ये नहीं कि 10 इसमें लिखे दो। यदि हम 10 एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए यूनियन बी में, तो 10
नॉट बिलोंग्स टू ए और 10 नॉट बिलोंग्स टू बी। इसमें कहा क्या है कि यदि 10 ए यूनियन बी का एलिमेंट है तो 10 या तो ए का एलिमेंट हो अथवा बी का एलिमेंट हो। तो 10 ना ए का एलिमेंट है ना बी का एलिमेंट है, इसलिए ए यूनियन में भी नहीं होगा, यूनियन में भी नहीं होगा। तो वही ना बोला कि ए यूनियन बी का यदि कोई एलिमेंट एक्स है तो एक्स या तो ए का एलिमेंट है अथवा एक्स बी का एलिमेंट है। ये नहीं है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट ए यूनियन बी में आ गया जो ना ए का एलिमेंट है ना बी का, नहीं होगा ऐसा कुछ। अर्थात ए यूनियन में वही एलिमेंट होंगे या कि ए के होंगे अथवा बी के, ए और बी के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट ए यूनियन बी में नहीं होंगे। तो ए यूनियन बी वह सेट है जिसमें ए के एलिमेंट है अथवा बी के एलिमेंट है, ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल लिखना हो तो लिख लो, अभी लिख लो एग्जाम्पल। ए बराबर अभी लिखे तो थे 2 और 3 और बी बराबर 5 7 ऐसे। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हुआ 2 3 5 7, ठीक है। यदि ए बराबर क्या है 2 4 और बी बराबर क्या लिखा है 6 4 6, तो ए यूनियन बी में क्या लिखोगे 2 4 लिखो, लेकिन 4 रिपीट नहीं करोगे। चार दोनों में है तो 4 को रिपीट नहीं करोगे, एक ही बार लिखोगे। लिख लिए थे ना। नोट लिख लेते हैं इसमें यूनियन पर। ए सबसेट होता है ए यूनियन बी का, अभी भी सबसेट होता है ए यूनियन बी का। देख लो चाहे ए यूनियन बी जो आया है तो ए के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में है कि नहीं, इसलिए ए सबसेट होगा ए यूनियन बी का। और बी के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी में कंटेन है तो बी भी सबसेट हो गया ए यूनियन बी का। तो सबसेट कब होता है जब किसी एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में कंटेन हो गए, तो पहला वाला सेट सबसेट कहलाता है दूसरे वाले सेट का। तो यहाँ देखते हैं कि ए यूनियन बी में ए के भी पूरे एलिमेंट कंटेन है, बी के भी पूरे एलिमेंट कंटेन है, तो ए भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, बी भी सबसेट होगा ए यूनियन बी का। तो वही लिखा गया है ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी और बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये महत्वपूर्ण रिजल्ट है। ठीक है, फिर क्या है, इफ ए सबसेट बी, नोट ये फर्स्ट हो गया, नोट सेकंड। इफ ए सबसेट बी, यदि ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी होगा। यानी ए क्या है, सबसेट है बी का, बी सुपर सेट है ए का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2, ठीक है, और बी इज इक्वल टू ले लेते हैं 1 2 3, तो बी सुपर सेट हुआ कि नहीं। तो यानी ए सबसेट है बी का, यानी बी सुपर सेट है ए का। तो सुपर सेट क्या होगा, दोनों का यूनियन। तो ए और बी का यूनियन निकालोगे भी तो पहले एक एलिमेंट लिखोगे 1 2, अब बी के वे एलिमेंट लिखो जो लिखे नहीं हो, तो 3 ना आ गया। तो यहाँ पे ए यूनियन बी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, बी के बराबर। तो वही बोला कि ए सबसेट ऑफ बी है, बी सुपर सेट ऑफ ए, तो ए और बी का यूनियन सुपर सेट के बराबर होगा, सुपर सेट के बराबर। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, intersection of sets, the intersection of two set A and B, the intersection of two set A and B is denoted by A intersection B and defined as follows.
डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी, तो एक्स बिलोंग इन ए एंड एक्स बिलोंग इन बी। यदि हम कहते हैं कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो एक्स ए का भी एलिमेंट होना चाहिए और एक्स बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी इंटरसेक्शन का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ए इज इक्वल टू मान लेते हैं कि 2 3 और 4 है और बी इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालेंगे तो कौन एलिमेंट दोनों में है 2 3 4 2 3 4। इसका मतलब क्या है, यदि 2 ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है 2 बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 ए का भी एलिमेंट है और 2 बी का भी एलिमेंट है। और यहाँ कहते हैं कि 3 बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी, तो 3 ए का भी एलिमेंट है एंड 3 बी का भी एलिमेंट है। कहते हैं कि 4 बिलोंग इन ए इंटरसेक्शन बी, तो 4 ए का भी एलिमेंट है एंड 4 बी का भी एलिमेंट है। तो वही बोला कि यदि एक्स ए इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट है तो एक्स ए का भी होगा और एक्स बी का भी होगा, तब इंटरसेक्शन में होगा। यानी कॉमन एलिमेंट ए और बी दोनों में जो हो वही कहलाएगा इंटरसेक्शन का एलिमेंट। ठीक है ना। जैसे अब इलाहाबाद जाते तो बीच में आता चाक घाट, तो चाक घाट में आप खड़े हो, एक लाइन खींची है वहाँ पे खड़े रहोगे तो यूपी के भी बॉर्डर में हो और एमपी के भी हो। ठीक है। पर वो कॉमन रीजन तो नहीं बोल सकते ना उसको भी, या बोल सकते हो कि वो जो जैसे खेत का बंटवारा हुआ तो मेढ़ बनी है, तो मेढ़ इस साइड वालों की है, मान लो इस साइड वाले की भी। ठीक है। तो वो कॉमन हो गया दोनों का। उसी प्रकार यहाँ पे एक्स क्या है, ए का भी मेंबर होना चाहिए और बी का भी, तब इंटरसेक्शन में होगा। ठीक है। अब एक आता है शब्द डिसजॉइंट सेट। क्या आता है, डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, देखो डिसजॉइंट सेट, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी disjoint set if A intersection B is equal to empty set। यदि A और B के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है तो A और B को क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जांपल A बराबर एलिमेंट ले लिए क्या 1 3 5 7 और B के एलिमेंट ले लिए क्या 2 4 6 8। अब A और B का इंटरसेक्शन निकालो, कौन एलिमेंट ए और बी दोनों में, कोई नहीं, तो 5। तो जब दो सेट का इंटरसेक्शन 5 आ जाता है, ए और बी को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो 5 आ जाए तो समझ जाओ कि ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि योगी जी और मोदी जी के विचार कुछ मिलते हैं, तो योगी जी और मोदी जी डिसजॉइंट सेट नहीं है, लेकिन राहुल गांधी और मोदी जी क्या है, डिसजॉइंट सेट। क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट। कुछ विचार कॉमन हो दोनों में तो उसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट नहीं है। अब बिल्कुल अलग अलग हो विचार तो क्या होगा, डिसजॉइंट। एक भी मिलते ना हो तो। ठीक है। तो 2 सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। समझ गए, डिसजॉइंट सेट।
अब देखो एक्सरसाइज में आते हैं 1.4 1.4 Find the union of each of the following pair of set. Find the union of each of the प्राइवेट स्कूल वालों से तो डरना नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे गणेश वाले लड़के वहाँ कोटा में जाके तैयारी करते हैं, एडमिशन कराए हैं यहाँ गिरामी में, बहुत सारे मारिसन में करवाए रहते हैं, गणेश में। तो इसका कुछ टेस्ट देने थोड़ी कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, सब टेस्ट लेते रहते हैं। उनका डराना धमकाना काम है, उससे आप प्रभावित ना हो जाना उन टीचरों से, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। हाँ जैसे थे मारिसन में लड़का पिछले साल पढ़ता था, वो फेल हो गया है और IIT की तैयारी करने गया था, ब्राह्मण में फेल हो गया है, तो अब ज्योति में करवाया। एक लड़का आता दीपेश, छोटा सा लड़का पिछले साल आता था ना गिरामी का, हाँ, तो उसी के स्कूल में ठुआया है। तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं। पिछले साल का था कौन? दीपेश? हाँ पिछले साल 12th में रहा होगा। तो तब वहाँ क्या है कि टेक्निक बताते हैं वो निकालने का, क्वेश्चन का आंसर निकालने की टेक्निक बताते हैं कि कैसे जल्दी से आंसर निकालो। अब यहाँ एग्जाम जब होता तो वहाँ लिखित एग्जाम में पहले सब व्यवस्थित लिखना पड़ता। तो जो लोग 10th तक पढ़े हैं, 10th के बाद चले गए कोटा सोटा, तो कोटा सोटा में क्या बताते हैं, किसी भी क्वेश्चन का 60 आंसर कैसे निकाला जाए, टेक्निक, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम में जो टेस्ट होता है तब लैंग्वेज लिखना पड़ता है, सब क्या गिवन है, क्या प्रूव करना है। अब ये लोगों को ये सिखाया नहीं गया है, तो भैया आंसर लिख के चले आए तो नंबर थोड़ी मिलेगा यहाँ। डमी लेना था तो सरकारी स्कूल से लेते नहीं, सरकारी स्कूल वाले नहीं बनाएंगे, इतना रिस्क काहे को लेंगे, उनको तो सरकारी पेमेंट नहीं मिलती है, तो काहे को रिस्क लें कि यहाँ पे पता चला किसी को मर्डर कर दे वहाँ कोटा में, यहाँ अब प्रेजेंट है सीधी में, तो ये सरकारी स्कूल वाले रिस्क नहीं लेते। अब पता चला प्राइवेट वाले तो यहाँ प्रेजेंट भी है, मारिसन स्कूल में, वो कोटा में है, चाहे कोई भी कांड कर दे, वो कह देंगे कि हम मारिसन स्कूल में प्रेजेंट है आज भी। तो हाजिरी तभी ना बनाते कि पैसा ले करके बना देते हैं सब। प्राइवेट स्कूल में ऐसा करते हैं। अब प्राइवेट स्कूल में सबसे बड़ा मालिक कौन होता है? डायरेक्टर। फीस भर टाइम से जमा करते रहो तो कोई दिक्कत नहीं है। या किसी तरह से जमा करते रहो, वो तो पढ़े हो हम गांधी मंदी में तो वैसे भी जानते हैं, खासकर 11th क्लासों में। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक सेट दिया है x के मेंबर क्या हैं 135 और दूसरा क्या है y जिसके एलिमेंट क्या हैं 1 2 3। तो यहाँ इसमें यूनियन निकालना है, आगे चल के हम फाइंड द यूनियन एंड इंटरसेक्शन दोनों